हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में संतुलन की स्थिति में कब माना जाता है? उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में माना जाता है जब वो अपनी आय को इस तरह से खर्च करे कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो हम कहेंगे कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है। तो उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम 3 स्टेजेस लेंगे। 3 तरह से हम उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। पहला है एक वस्तु जिसका केवल एक ही प्रयोग किया जाए, ए सिंगल कमोडिटी विद वन यूज़। यानी कि एक वस्तु है, अगर उसका केवल एक ही प्रयोग है और उपभोक्ता उस वस्तु का प्रयोग करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अधिकतम संतुष्टि कैसे मिलेगी? तो उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? उसे उस वस्तु का उस सीमा तक उपभोग करना है जहाँ पर उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसे उस वस्तु का उस सीमा तक उपभोग करना है जहाँ पर उस वस्तु से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी वस्तु की कीमत के बराबर हो जाए। यानी कि जो वस्तु के लिए वो कीमत दे रहा है, वस्तु की कीमत वस्तु से मिलने वाली अगर मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता के बराबर होगी, जहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे वहाँ पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी और वो संतुलन की स्थिति में होगा। तो आपको क्या बताया कि एक उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग कर रहा है जिसका केवल एक ही प्रयोग है, सिंगल कमोडिटी विद वन यूज़। वस्तु का केवल एक ही प्रयोग है, उस वस्तु का प्रयोग करके वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाहता है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी? जब उस वस्तु से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उस वस्तु के लिए जो वो कीमत दे रहा है उसके बराबर हो जाएगी, तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम के स्टेज पर होगा और उसकी संतुष्टि मैक्सिमम होगी, सेटिस्फेक्शन उसकी मैक्सिमम होगी। इसको हम टेबल और डायग्राम से समझ रहे हैं। टेबल में देखिए, एक वस्तु जो उपभोक्ता उपभोग कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसकी कितनी क्वांटिटी ले रहा है? 1 2 3 4 5 5 क्वांटिटी ले रहा है। उस वस्तु से यूटिलिटी कितनी मिल रही है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स वस्तु से उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है? मान लो उसने 1 यूनिट उसका कंज्यूम किया तो 50 यूटिलिटी मिल रही है, 2 किया तो 40, 3 किया तो 30, 4 है तो 20, 5 है 10। यानी कि जैसे जैसे वो वस्तु की एडिशनल इकाइयों का उपभोग करेगा, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। अब इस वस्तु के लिए वो कीमत कितनी दे रहा है? कीमत तो 20 रुपये ही है पर यूनिट। 20 20 20 यानी कि 20 रुपये पर यूनिट है। तो उपभोक्ता वस्तु के उपभोक्ता को संतुलन कहाँ मिलेगा? जहाँ पर एक्स वस्तु से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कीमत के बराबर होगी। अब हम यहाँ देखें, एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी और कीमत कहाँ बराबर है? ये 20-20 के ऊपर बराबर है। यानी कि 20-20 के ऊपर बराबर है तो कितने यूनिट कंज्यूम कर रहा है? तो 4 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। एक्स वस्तु से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और कीमत 20 पे बराबर है, यानी कि 4 यूनिट का कंजम्पशन करेगा तो उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगी। उसके बाद अगर वो 5वें यूनिट का कंजम्पशन करेगा तो 5वें यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी तो सिर्फ 10 होगी, लेकिन कीमत दे रहा है 20। तो यानी कि यहाँ पर उसका सरप्लस नहीं है, ये नेगेटिव में आ जाएगा। पहले में सरप्लस मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी 50 है, प्राइस 20 है, तो सरप्लस हो गया 30, 50 और 20 का डिफरेंस हो गया 30। दूसरे में 40, प्राइस 20 दे रहा है तो उसको सरप्लस मिल रहा है, यानी कि जितनी कीमत वो दे रहा है उससे ज़्यादा उसको यूटिलिटी मिल रही है, इसलिए ये सरप्लस है। यूटिलिटी मिल रही है 30, कीमत दे रहा है 20, तो सरप्लस आ रहा है 10। और 4 यूनिट कंज्यूम करता है तो यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर है, यानी कि सरप्लस नहीं है। तो जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर होते हैं, यहाँ इसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी।
और इसके बाद अगर वो यूनिट कंज्यूम करता है, 5वां यूनिट कंज्यूम करेगा तो यूटिलिटी कम मिल रही है लेकिन कीमत ज़्यादा दे रहा है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव में आ गया। तो उपभोक्ता को केवल एक वस्तु का प्रयोग कर रहा है, तो उपभोक्ता को केवल उतने यूनिट को कंज्यूम करना है जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की प्राइस के बराबर हो जाए, वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो जाए, वहाँ पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी और वो संतुलन की स्थिति में होगा। अब देखो, इसको हमने डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। एक्स एक्सिस पर यूनिट्स लिए, यूनिट 1 से लेकर 5 तक है, और वाई एक्सिस पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस, ये मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस हमने दोनों लिए हैं। तो प्राइस कितना है? प्राइस तो 20 रुपये ही है, चाहे कितने ही यूनिट परचेज कर ले, प्राइस तो उसका 20 रुपये है। तो प्राइस चेंज नहीं हो रहा, चाहे कितने यूनिट परचेज कर ले। तो ये हमने प्राइस की लाइन डाल ली। ये लाइन हमारी किसकी है? ये हमारी प्राइस की लाइन हो गई। यूटिलिटी, 1 यूनिट कंज्यूम करता है तो 50 यूटिलिटी मिल रही है, तो ये 1 यूनिट है और 50 उसको यूटिलिटी मिल रही है। 2 यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको 40 यूटिलिटी मिल रही है। 3 यूनिट कंज्यूम करता है तो 3 यूनिट कंज्यूम करता है तो 30 मिल रही है। 4 यूनिट करता है तो उसको 20 मिल रही है। 5वां यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको कितनी मिल रही है यूटिलिटी? 5वां यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको यूटिलिटी मिल रही है 10। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने मिला दिए। जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये लाइन क्या हो जाएगी? ये मार्जिनल यूटिलिटी, ये लाइन मार्जिनल यूटिलिटी लाइन है, और इस पॉइंट के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर है। जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर होंगे वहाँ पर उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी, यानी कि 4 यूनिट उसको परचेज करने चाहिए। 4 यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर है, 20 रुपये, वहाँ उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगी। तो ये हमने उपभोक्ता के संतुलन के बारे में पढ़ा। मैंने बताया कि उपभोक्ता के संतुलन की 3 अवस्थाएं, 3 स्टेजेस पढ़नी है। पहला, एक वस्तु जिसका केवल एक ही प्रयोग है, ऐसी सिचुएशन में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होगा, वो हमने पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है एक वस्तु जिसके कई प्रयोग हैं, एक वस्तु जिसके कई उपयोग हैं। ए सिंगल कमोडिटी विद सेवरल यूजेस, वस्तु एक ही है लेकिन उसके यूजेस कई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कब होगा, उसको संतुष्टि कब मिलेगी? तो उसको संतुष्टि तब मिलेगी जब दोनों प्रयोगों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर होगी। दो, जैसे मान लो ऑयल है, वस्तु क्या है? ऑयल है। ऑयल को हम ले रहे हैं यहाँ पर लीटर में, ये लीटर में ले रहे हैं। ऑयल को उपभोक्ता स्टोव में भी यूज़ कर सकता है, ऑयल को उपभोक्ता लालटेन में भी यूज़ कर सकता है। तो ऑयल उसके पास 5 लीटर है, 5 लीटर ऑयल में कितना वो ऑयल स्टोव में यूज़ करे, कितना ऑयल वो लालटेन में यूज़ करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो उपभोक्ता को इस तरह से ऑयल का प्रयोग स्टोव और लालटेन में करना है कि मार्जिनल यूटिलिटी ए, यानी कि ए का मतलब है, ए को मान लो हमने स्टोव मान लिया, मार्जिनल यूटिलिटी ए का मतलब है स्टोव, यानी कि इसको ए को हमने मान लो स्टोव मान लिया। ए क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी स्टोव, स्टोव में यूज़ करने से। मार्जिनल यूटिलिटी बी का मतलब है, बी को मान लो हमने लालटेन मान लिया, लालटेन में यूज़ करने से मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? तो जहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। कैसे? इसको हम टेबल से समझ रहे हैं और डायग्राम से समझेंगे। 5 लीटर ऑयल है, 5 लीटर ऑयल में कितने लीटर वो स्टोव में यूज़ करे, कितना लालटेन में यूज़ करे। सबसे पहले देखो कि मार्जिनल यूटिलिटी किस में ज़्यादा मिल रही है, स्टोव में यूज़ करने से ज़्यादा मिल रही है, या 10 मिल रही है या 8 मिल रही है। तो पहला लीटर वो स्टोव में यूज़ करेगा, दूसरा लीटर किस में यूज़ कर लेगा? लालटेन में यूज़ कर लेगा। अब पहला लीटर यहाँ यूज़ कर लिया, अब दूसरा कहाँ यूज़ करेगा? स्टोव से उसको 8 मिल रही है, लालटेन से उसको दूसरा यहाँ लगा दिया तो तीसरा वो यहाँ यूज़ कर लेगा। 3 लीटर उसके यूज़ हो गए। अब चौथा लीटर ऑयल कहाँ यूज़ करेगा? आगे 6 इससे मिल रही है, 6 इससे मिल रही है, इसने 2 लीटर यहाँ यूज़ कर लिए, तो वो चौथा लीटर यहाँ यूज़ करेगा और 5वां लीटर यहाँ यूज़ कर लेगा। अब देखो, यानी कि 3 लीटर वो स्टोव में खर्च ऑयल यूज़ करता है, 2 लीटर अगर वो लालटेन में यूज़ करता है। इसके 3 लीटर
लास्ट लीटर से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 6 है, इसके 2 लीटर, लास्ट लीटर जो यूज़ कर रहे हैं मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बराबर है। मार्जिनल यूटिलिटी स्टोव में यूज़ जो कर रहे हैं इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी लालटेन में जो यूज़ कर रहे हैं, जहाँ ये बराबर होगी, यानी कि 3 लीटर अगर स्टोव में यूज़ करे, 2 लीटर अगर वो लालटेन में यूज़ करे, तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगी। जहाँ पर दोनों प्रयोगों से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होगी, वहाँ उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी। इसको अब हमने डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हमने ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, इधर हम स्टोव ले रहे हैं और यहाँ पर हम ले रहे हैं लालटेन की क्वांटिटी, यानी कि ऑयल ले रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ ऑयल लालटेन में, और यहाँ पर है क्वांटिटी ऑफ ऑयल स्टोव में। तो 3 लीटर यूज़ कर रहा है, ये हमने यहाँ पर इसकी यूटिलिटी ले ली, 10 तक मैक्सिमम है, 10 तक हमने ले ली, क्योंकि मैक्सिमम इसमें भी 10 है, ये 8 तक है, तो हमने 10 तक ले ली। ऑयल सबसे पहले हम स्टोव का कर रहे हैं। 1 लीटर अगर वो इसमें यूज़ करता है तो उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है 10। दूसरा लीटर इसमें यूज़ करता है, फिर उसको मिल रही है 8। तीसरा यूज़ करता है तो उसको मिल रही है यूटिलिटी, तीसरा यूज़ करने पर उसको मिल रही है यूटिलिटी, तीसरा यूज़ करने पर मिल रही है 6। चौथा यूज़ कर रहा है तो यूटिलिटी उसको मिल रही है 4। और पांचवा यूज़ कर रहा है तो कितनी मिल रही है? पांचवा यूज़ कर रहा है तो यूटिलिटी मिल रही है 2। ठीक है, ये हमने मिला दिया, पॉइंट्स मिला दिए, ये मार्जिनल यूटिलिटी हो गई स्टोव में, ये मार्जिनल यूटिलिटी होगी स्टोव की। अब लालटेन का लो, पहला लीटर यूज़ कर रहा है तो 8 मिल रही है, ये 8 है, ये पहला लीटर। दूसरा लीटर यूज़ कर रहा है तो 6 मिल रही है, ये दूसरा लीटर है और ये 6 मिल रही है। तीसरा लीटर यूज़ कर रहा है तो 4 मिल रही है, ये आपका हो गया 4, और ये हमारा हो गया तीसरा लीटर यूज़ कर रहा है तो तीसरा लीटर यूज़ कर रहा है तो 4 मिल रही है। और उसके बाद चौथा, ये तो तीसरा लीटर हो गया, 4 मिल रही है। चौथा लीटर यूज़ कर रहा है तो 2 मिल रही है, ये चौथा लीटर है और यूटिलिटी 2 हो गई। पांचवा लीटर यूज़ कर रहा है तो यूटिलिटी 1 ही मिलती है, यानी कि ये 1 होगी। ये लाइन टेढ़ी हो गई है, सीधी हमने करनी है। पांचवा यूज़ कर रहा है तो उसको यूटिलिटी कितनी मिल रही है? पांचवा यूज़ कर रहा है तो यूटिलिटी उसको मिल रही है 1। तो पांचवा यूज़ कर रहा है यूटिलिटी 1, तो इन पॉइंट्स को मिला दो, ये मार्जिनल यूटिलिटी होगी इसकी। तो दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ बराबर है? अगर वो 3 लीटर यूज़ करता है स्टोव में, 3 लीटर यूज़ कर रहा है स्टोव में यूज़ कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी उसको मिल रही है 8, ये डार्क कर दिया हमने थोड़ा सा, मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 8। 3 लीटर किस में यूज़ कर रहा है? 3 लीटर स्टोव में यूज़ कर रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी 8 नहीं 6 मिल रही है। और अगर वो 2 लीटर वो लालटेन में यूज़ करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 6, यहाँ पर बराबर है, यानी कि 6 पे बराबर है। 2 लीटर स्टोव में यूज़ करे, 3 लीटर 3 लीटर स्टोव में यूज़ करे, 2 लीटर लालटेन में यूज़ करे, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 6 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, यहाँ पर बराबर है। ठीक है, तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होगा? जहाँ पर दोनों से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बराबर है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी हो गई, इसको हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ स्टोव। ये हमारा क्या कहलाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लालटेन। तो 5 लीटर ऑयल है, अगर 3 लीटर ऑयल वो स्टोव में यूज़ करता है, 2 लीटर ऑयल वो लालटेन में यूज़ करता है, तो दोनों से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी? 6 होगी, बराबर है। कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो अब हमने पढ़ा
एक वस्तु जिसके कई उपयोग हैं, वस्तु एक है, ऑयल है, लेकिन उसके 2 यूजेस लिए, स्टोव में ऑयल यूज़ कर रहा है और लालटेन में यूज़ कर रहा है, तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी, ये हमने पढ़ा। अब हम इसी में तीसरी स्टेज पढ़ रहे हैं, उपभोक्ता संतुलन की तीसरी स्टेज, विभिन्न वस्तुएं, सेवरल कमोडिटीज़, यानी कि उपभोक्ता के पास जितनी भी इनकम है, अगर वो अपनी इनकम से कई वस्तुओं को खरीदता है और वो अपनी इनकम से कई वस्तुओं को खरीदना चाह रहा है, तो वो अपनी आय को किस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं के ऊपर खर्च करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना है, उसे अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस तरह से खर्च करना है कि हर वस्तु पर खर्च किए गए अंतिम रुपए से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो। हर वस्तु पर खर्च किए जाने वाले अंतिम रुपए से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी अगर बराबर होगी तो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगी। ये कैसे होगा, इसको अब हमने डायग्राम से समझना है। ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सेवरल कमोडिटीज़, कई वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, यानी कि इनकम उसकी मान लो, इनकम कंज्यूमर की मान लो 5 रुपये, ये उपभोक्ता की इनकम है, इनकम है 5 रुपये। उससे वो एक्स वस्तु भी खरीद रहा है और वाई वस्तु भी खरीद रहा है। एक्स वस्तु से मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, वाई वस्तु से मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, ये हमने टेबल बनाया। वही टेबल पुराना है जैसे आपने किया, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वाला टेबल, सेम टेबल है, इसलिए इस क्वेश्चन को लर्न करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, टेबल आपका सेम ही है। 12 1 रुपया खर्च किया 12 मिल रही है, 12 2 खर्च किया 10 मिल रही है। जैसे जैसे वो एक वस्तु के ऊपर ज़्यादा रुपए खर्च करता जाएगा उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। वाई के ऊपर पैसे जैसे खर्च करता जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। अब उपभोक्ता दोनों वस्तुओं के ऊपर अपनी इनकम खर्च करना चाहता है कि कैसे खर्च करें उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। एक्स वस्तु पर खर्च किया गया अंतिम रुपया, वाई वस्तु पर खर्च किया गया अंतिम रुपया से अगर मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होगी तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी। तो पहला रुपया किसके ऊपर खर्च करेगा, जहाँ उसको मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, एक्स वस्तु के ऊपर उसको मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, पहला यहाँ खर्च कर देगा। अब दूसरा कहाँ खर्च करेगा, अगर वो इसी पर खर्च करे तो 10 रुपये मिलती है और वाई पर खर्च करे तो 10 रुपये मिलती है। तो क्योंकि उसने एक्स की एक कमोडिटी ले ली तो अब वो वाई की दूसरा रुपये यहाँ खर्च कर देगा और तीसरा यहाँ खर्च कर देगा। फिर अब उसने चौथा खर्च करना है, इसकी उसने 2 कमोडिटी ले ली, इसकी अभी एक ही ली है, इससे 8 मिल रही है, अगला इससे भी 8 मिल रही है। तो क्योंकि इसकी 2 ले ली, इसकी सिर्फ एक ही ली है, तो चौथा पहले यहाँ खर्च कर देगा और पाँचवा यहाँ खर्च कर देगा। यानी कि 3 रुपये वो एक्स के ऊपर खर्च करे और 2 रुपये वाई के ऊपर खर्च करे। अंतिम रुपये से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 8। 2 इस पे खर्च कर रहे रुपये, अंतिम रुपये से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या, 8, दोनों बराबर है। जब दोनों वस्तुओं का प्रयोग, दोनों वस्तुओं पर खर्च किए गए अंतिम रुपये से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होगी, वहाँ उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इसको अब हमने डायग्राम से बनाना है, यही मैंने लिखा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, जहाँ पर ये बराबर हो जाएंगे वहाँ उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो यहाँ पर ये देखो एक्स एक्सिस पर हमने दोनों वस्तुएं ले ली हैं। आप अलग से टेबल भी बना सकते हो। ये जो टेबल आपने पहले बनाया था, ये वाला टेबल, यानी कि ये टेबल लेकर ये डायग्राम भी बना सकते हो। अंतर केवल क्या है कि यहाँ पर एक वस्तु है उसके 2 यूजेस हैं, यहाँ पर 2 यूजेस की जगह मार्जिन यूटिलिटी एक्स लिख सकते हो, मार्जिन यूटिलिटी वाई लिख सकते हो। ऐसा भी बना दोगे तो भी ठीक है, लेकिन ऐसा ना बनाकर अगर आप इसी में दोनों डायग्राम बना दोगे तो भी आपका ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ पर हमने ये एक्स एक्सिस है, यहाँ क्वांटिटी ऑफ एक्स लिया, 0 1 2 3 4 5, यहाँ फिर उल्टा शुरू कर दिए, 0 5 के नीचे ही 0 लिखना है, तभी आपका डायग्राम ठीक बनेगा। 0 1 2 3 4 5, 0 के नीचे आ गया 5, ये होगी क्वांटिटी ऑफ वाई, यानी कि क्वांटिटी ऑफ एक्स भी यहाँ ले लिया, क्वांटिटी ऑफ वाई भी ले लिया। यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी हम ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी किसकी ले रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, यहाँ हम वाई ले रहे हैं, ठीक है।
तो इसको हम कैसे बनाएंगे? पहले इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स को। 1 रुपया इसके ऊपर खर्च करता है, यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 12। 1 रुपया खर्च किया, 12। 2 रुपये खर्च किए तो यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 2 रुपये खर्च किए, 2 रुपये खर्च किए तो यूटिलिटी 10 मिल रही है। 3 रुपये खर्च किए तो यूटिलिटी उसको मिल रही है 5। 3 रुपये खर्च किए तो उसको यूटिलिटी कितनी मिल रही है? दोबारा से लाइन डाल देंगे थोड़ा सा। तीन रुपये खर्च किए तो यूटिलिटी उसको मिल रही है 8। 4 रुपये खर्च किए तो यूटिलिटी मिल रही है 6। ज़्यादा लेने की आगे ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्योंकि ये साइड साइड है, तो इसलिए ज़्यादा आगे 5वां लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है इनको मिला दिया। अब वाई क्वांटिटी नीचे 0 है और ये 1 है। वाई क्वांटिटी लें तो 1 रुपया खर्च करते हैं तो यूटिलिटी कितनी मिलती है? 10। ये 1 रुपया है, ठीक है ना। 1 रुपया खर्च करता है तो यूटिलिटी कितनी मिलती है? 1 रुपया खर्च करता है तो यूटिलिटी उसको मिलती है 10। तो ये हो गया 10 और ये हो गया हमारा 1 रुपया। फिर दूसरा खर्च करता है तो 8। ये 8 वाली लाइन है, ये 8 वाली लाइन है। स्केल से करोगे तो ये बराबर आनी चाहिए। दूसरा उसने खर्च किया तो उसको मिलती है 8, यानी कि यही पॉइंट आ गया। ये 8 है, ये दूसरा आपका आ गया, नीचे दूसरा है, दूसरा है 8 है। फिर तीसरा खर्च करता है, ये नीचे तीसरा है, तो कितनी मिलती है? 6। ये 6 वाली है, यानी कि यही पॉइंट आ गया। हाँ जी, क्या बताया? जब 1 खर्च करता है तो उसको मिलती है 10। ये 10 हो गई। और उसके बाद 2 खर्च करता है, चार के नीचे 1, तो ये 4 है। 4 के नीचे नीचे 1 यहाँ पर आती है, नीचे 4 है और 1, ये बराबर आना चाहिए। तो हमने 1 2 3 4, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने लिए, ये हमारा पॉइंट एक्चुअल में ये पॉइंट आता है। तो नीचे है हमारा 1, तो 1 पे खर्च किया तो उसको मिल रही है 10। और उसने 2 खर्च किए तो उसको कितनी मिल रही है? 8। 3 खर्च किए तो उसको कितनी मिल रही है? 6। और उसने 4 खर्च किए तो उसको कितनी मिल रही है? 4 खर्च किए तो उसको मिल रही है, 4 खर्च किए तो यूटिलिटी 6, और 4 यूनिट उसने खर्च किए तो यूटिलिटी उसको मिल रही है 4। तो ये 4 पे 4 ये यहाँ आ रहा है, ये 4 है और ये भी आपका 4 है। 4 पे उसको कितनी मिल रही है? 4 खर्च किए तो उसको मिल रही है 4। तो कहने का मतलब है ये पॉइंट्स आपने मिलाने हैं। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन आपकी आई है, क्योंकि ये हमने पॉइंट सही नहीं लिया। ये आपका कहाँ आता है? ये यहाँ आ रहा है।
एक पे कितनी है, ये एक ये है, ये यहाँ पर आ रहा है, तो ये नहीं है आपका, ये एक वाला ये यहाँ है, 4 के नीचे एक है, ये 4 के नीचे एक है, तो ये एक आपका यहाँ आ रहा है, ठीक है, 4 के नीचे एक है तो एक आपका यहाँ आ रहा है, ये लाइन आपने मिला दी। तो कहने का मतलब है दोनों की यूटिलिटी, ये आपकी एक्स कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है, ये आपकी वाई से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ये आपकी हो गई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है। नीचे यूनिट देखो तो एक्स के 3 हैं और वाई के कितने हैं, एक्स के नीचे 3 हैं और वाई के कितने हैं, 2 हैं। और यूटिलिटी कितनी मिल रही है, बराबर कितनी है, 8, ये भी 8 है, ये भी 8 है। तो ऐसी सिचुएशन में उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद जो बीच की लाइनें हैं आप इसको मिटा देंगे, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो लाइन चाहिए थी, वो हमने लाइन ड्रॉ कर ली। बीच की लाइनें अब हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो इस तरह से आपने पेंसिल से बनाना है डायग्राम और बाद में ये बीच की लाइनें आपने मिटा देनी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो डायग्राम मैंने आपको पहले, यहाँ तो हमने कंबाइंड बना दिया, ये आपने ले ली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की ले ली या मार्जिनल यूटिलिटी वाई की ले ली, और नीचे दोनों का हमने ले लिया, दोनों हमने नीचे ले लिया। दोनों नीचे हमने किस तरह से लिया है, दोनों हमने जो नीचे लिया है एक्स की एक्स का भी लिया है और वाई का भी लिया है, ठीक है, दोनों को ले लिया हमने, एक्स का भी ले लिया और वाई का भी ले लिया। इस तरह से डायग्राम ना बनाकर अगर आप इसको ऐसे भी बना दो, यानी कि अलग अलग बना दो, एक्स का इधर बना दिया, वाई का इधर बना दिया, 8 के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी बराबर है, एक्स की 3 क्वांटिटी आ जाएगी, वाई की 2 क्वांटिटी आ जाएगी। अगर ऐसे भी बना देते हो, अलग अलग भी बनाते हो तो भी ठीक है, और ऐसा ना बनाकर अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो भी ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हेन कंज्यूमर इज यूजिंग सेवरल कमोडिटीज, या व्हेन कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग सेवरल कमोडिटीज। तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कब होगा, जब हर वस्तु पर खर्च किए गए अंतिम रुपए से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होगी। 3 रुपए वो इस पे खर्च करेगा, 2 रुपए वो इसके ऊपर खर्च करेगा, तो उसको मिलने वाली यूटिलिटी क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ क्वांटिटी ऑफ एक्स की जगह या यहाँ आप इनकम भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ इनकम ली है, क्वांटिटी नहीं ली, हमने इनकम ली है। तो ये इनकम होगी 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपये, 5 रुपये। आप इनकम, क्वांटिटी की जगह आप इनकम भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट हेडिंग पढ़ना है, कंप्लीट हो गया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने पढ़ लिया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस हमने पढ़ा है। उपयोगिता विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, उसकी 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी। इसके साथ हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये भी 16 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अब हमने नेक्स्ट हेडिंग इसमें पढ़ना है, समसीमांत उपयोगिता के नियम द्वारा मांग वक्र ज्ञात करना, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व थ्रू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से डिमांड कर्व कैसे डिराइव किया जा सकता है। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने पहले क्वेश्चन कंप्लीट किया था, उससे अगर हमें डिमांड कर्व ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे। पहले हमने डिमांड कर्व ड्रॉ किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, थ्रू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी हमने डिमांड कर्व ड्रॉ किया था। अब थ्रू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हम डिमांड कर्व ड्राइव करेंगे। कैसे डिमांड कर्व इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से बनेगा। आपको पता है कि एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होता है, जब वह जब उसको विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी
और उसके कीमत का अनुपात बराबर होगा। क्या बताया? एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है जब उसको विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी और उन वस्तुओं की कीमत का अनुपात जहां पर बराबर होगा, उपभोक्ता उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। जैसे दो वस्तुएं कंज्यूम कर रहा है, ए वस्तु और बी वस्तु। ए वस्तु से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस ऑफ ए के बराबर हो डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए। इनका कीमत का अनुपात बराबर होना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी। यानी कि यूटिलिटी और कीमत का अनुपात जब बराबर होगा तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी और वो संतुलन की स्थिति में भी होगा। ये हमने बात पहले भी पढ़ी हुई है। तो अब हम मान लेते हैं कि उपभोक्ता की इनकम है 5 रुपये। मान लेते हैं उपभोक्ता की इनकम कितनी है? उपभोक्ता की इनकम 5 रुपये है और वो उस 5 रुपये से एप्पल और ऑरेंज खरीद रहा है। एप्पल और ऑरेंज की कीमत कितनी है? मान लो एप्पल की कीमत है 1 रुपया, ऑरेंज की कीमत भी 1 रुपये पर केजी है। तो वो कितने एप्पल खरीदेगा, ऑरेंज कितने खरीदेगा? ये हमने क्वांटिटी होगी एप्पल की और ऑरेंज की। 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी क्वांटिटी हमने ले लिया। मान लो ये क्वांटिटी हमने ले ली केजी में। 1, 2, 3, 4, 5 एप्पल से उसको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? जैसे जैसे ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। 12, 10, 8, 6, 4। जैसे जैसे ऑरेंज की क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करेगा उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। 10, 8, 6, 4, 2 वही पुरानी वाली टेबल है। तो उसको सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगी? जहाँ पर एप्पल पे खर्च किए जाने वाले अंतिम रुपए से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि अगर वो 3 केजी एप्पल के परचेज करता है, क्योंकि 1 रुपये पर केजी एप्पल है, और 3 केजी परचेज करे, 3 केजी परचेज करने पर यूटिलिटी उसको कितनी मिल रही है? 8 मिल रही है। और इसके ऊपर 2 रुपये खर्च करे यानी कि 2 केजी परचेज करे, 8 मिल रही है। तो 3 रुपये एप्पल के ऊपर खर्च करे और 2 रुपये ऑरेंज के ऊपर खर्च करे, तो एप्पल पर खर्च किए गए अंतिम रुपए से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, ऑरेंज पे खर्च किए जाने वाले अंतिम रुपए से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी दोनों बराबर होंगी। वहाँ कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि एप्पल की कीमत बढ़ गई। अभी 1 रुपये पर केजी है, एप्पल की कीमत 1 रुपये से बढ़कर 2 हो गई, लेकिन ऑरेंज की कीमत 1 रुपये ही रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? वस्तु की मात्रा में परिवर्तन करना होगा। पहले तो 3 केजी एप्पल के ले रहा था, 2 केजी ऑरेंज के ले रहा था। अब उसे क्वांटिटी में चेंज करना होगा, क्योंकि एप्पल की कीमत बढ़ गई। उसे एप्पल की क्वांटिटी में इस तरह से चेंज करना है कि दोनों वस्तुओं से मिलने वाली प्रति रुपया मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल, जैसे पहले बताया, प्राइस ऑफ एप्पल किसके बराबर होने चाहिए? वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कीमत के अनुपात के बराबर हो। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एप्पल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ऑरेंज। यही पहले आपने लिखा। अब वो एप्पल कितने खरीदे? अब वो एप्पल 3 केजी नहीं खरीद सकता, यानी कि एप्पल की कीमत बढ़ गई है। हमें इन दोनों की यूटिलिटी को बराबर करना है, एप्पल और ऑरेंज की यूटिलिटी को बराबर करना है और कीमत के अनुपात के बराबर में करना है। एप्पल और ऑरेंज को कीमत के अनुपात में बराबर करना है। तो कीमत के अनुपात में बराबर कैसे होगा? क्योंकि कीमत एप्पल की अब 2 रुपये हो गई है। मान लो वो एप्पल का 1 केजी ही खरीदता है, 12 खरीदता है, 1 केजी खरीदे, तो ये एप्पल 12 से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और एप्पल की कीमत हो गई 2। अब उसने 2 रुपये इसके ऊपर खर्च कर दिए, तो बाकी रह गए 3 रुपये। 3 रुपये से वो ऑरेंज खरीदता है। पहला रुपये उसके ऊपर लगा, 3 रुपये खर्च करता है, तो तीसरे रुपये से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 6। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज कितनी है? 6। इसका कीमत है 1। तो ये डिवाइड करें तो ये कितना हो गया? ये भी 6/1 हो गया, 6/1 हो गया, यानी कि 6। दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि 2 रुपये इसके ऊपर खर्च करे और इसका केवल 1 केजी एप्पल खरीदे,
और 3 रुपये ऑरेंज के ऊपर खर्च कर दे, तो दोनों से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कीमत के अनुपात के बराबर में हो जाएगी। 12, इसकी कीमत 2, इस पे 3 रुपये खर्च किए, तीसरे रुपये से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 6, इसकी कीमत है 1। तो अगर ऐसा वो खर्च करता है तो वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात बराबर हो जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो इसको अब हमने क्या करना है, डिमांड कर्व ड्रॉ करना है। तो डिमांड कर्व हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, पहले देखो एप्पल की कीमत 1 रुपया थी। जब एप्पल की कीमत 1 रुपये थी तो उपभोक्ता एप्पल कितने केजी खरीद रहा था, एप्पल खरीद रहा था 3 केजी। जैसे आपने पिछले जैसे कि आपने इसी में देखा कि एप्पल जब 1 रुपया था तो उसके 3 केजी खरीद रहा था, 3 केजी उसके खरीद रहा था। 8 मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ मिल रही थी, इसके 2 केजी खरीद रहा था, दोनों 1-1 रुपये कीमत थी। एप्पल की कीमत 1 रुपये थी तो इसकी 3 केजी खरीद रहा था। अब एप्पल की कीमत 3 रुपये से बढ़कर 1 रुपये से बढ़कर 2 रुपये होगी। अब इसकी 3 केजी की जगह अब वो कितने केजी खरीद रहा है, इसका केवल 1 केजी ही खरीद रहा है, इसका 1 केजी खरीद रहा है और 2 रुपये इसके ऊपर खर्च कर रहा है और 3 रुपये इसके ऊपर खर्च कर रहा है, तो केवल 1 केजी ही खरीद रहा है। एप्पल की कीमत बढ़ गई 2 रुपये पर केजी हो गई, तो अब उसका 1 केजी ही खरीद रहा है। इसको अब हमने क्या करना है, इसको हमने टेबल से ड्रॉ कर देना है। जो एप्पल की प्राइस में चेंज हुआ है ना, इसको हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर क्वांटिटी ले लिया, यहाँ प्राइस ले लिया। तो क्वांटिटी जब एप्पल की कीमत 1 रुपये है, ये हो गया एप्पल की कीमत 1 रुपये है, तो क्वांटिटी कितनी है, एप्पल की कीमत 1 रुपये है तो क्वांटिटी परचेज कर रहा है 3, ये 1 है तो ये 3 हो गई। एप्पल की कीमत बढ़कर 2 हो गई तो क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहा है, जब कीमत इसकी 2 हो गई तो वो क्वांटिटी इसकी 1 केजी ही ले रहा है। कीमत बढ़ गई तो वो 1 केजी ही परचेज कर रहा है। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिला देना, इसको और इसको मिला दो। जब हमने इसको मिलाया तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई डिमांड लाइन। ये क्या आ गई हमारी, ये हमारी आ गई है डिमांड लाइन। तो इस तरह से हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के माध्यम से डिमांड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हमने डी कह दिया। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से डिमांड लाइन इस तरह से ड्रॉ होती है। कीमत में परिवर्तन आने पर किस तरह से उपभोक्ता वस्तुओं का उपभोग करेगा, ये हमने डिमांड लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये हमारा डिमांड लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। डिमांड कर्व हमने बना लिया, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के माध्यम से हमने डिमांड कर्व ड्रॉ कर लिया। अब इसमें एक हमारा लास्ट हेडिंग बचा है इस चैप्टर में। लास्ट हेडिंग है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। पूरा हमने यूटिलिटी एनालिसिस का चैप्टर पढ़ लिया, अब हम इसकी आलोचना कर रहे हैं। आलोचना में ज़्यादा पॉइंट वही हैं जो इसकी हमने एजम्पशंस ली थी, क्योंकि बहुत सारी एजम्पशंस जो हमने ली थी वो गलत थी, उसी को क्रिटिसाइज किया गया। पहली आलोचना का पॉइंट क्या है, उपयोगिता भावगत है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। तो आलोचकों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण यानी कि यूटिलिटी एनालिसिस की आलोचना करते हुए कहा कि जो यूटिलिटी, किसी भी वस्तु को उपभोग करके हमें जो उपयोगिता प्राप्त होती है, उपयोगिता तो ये भावगत होती है। भावगत का मतलब सब्जेक्टिव है, इसका संबंध व्यक्ति की साइकोलॉजी से है। किसी वस्तु का प्रयोग करके हमें कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई है, इसको केवल हम अनुभव कर सकते हैं। साइकोलॉजी का मतलब क्या है कि उपयोगिता का संबंध साइकोलॉजी से है, भावना से है, यानी कि किसी वस्तु का उपभोग करके हमें कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है, ये केवल हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसको हम माप नहीं सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। दूसरी आलोचना का पॉइंट है, उपयोगिता का गणनावाचक माप संभव नहीं, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। आलोचकों ने आलोचना करते हुए कहा कि किसी भी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को हम संख्याओं में नहीं माप सकते। अगर हम कहें कि वस्तु का उपभोग किया, उससे मिलने वाली यूटिलिटी, ये यूटिलिटी है, यूटिलिटी 1 है, 2, 1 उपयोगिता मिली, 2 मिली, 3 मिली, 5 मिली, यूटिलिटी को हम संख्या में, नंबर में हम नहीं मेज़र, ये नंबर है, नंबर में हम इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। आलोचकों ने आलोचना करते हुए कहा
जबकि यूटिलिटी एनालिसिस तो इस एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को संख्या में माप सकते हैं। आलोचकों ने आलोचना करते हुए कहा कि हम उपयोगिता को संख्या में नहीं माप सकते। तीसरा आलोचना का पॉइंट है, प्रत्येक वस्तु एक स्वतंत्र वस्तु नहीं। एवरी कमोडिटी इज नॉट इंडिपेंडेंट। आलोचकों ने आलोचना करते हुए कहा कि हर वस्तु कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं होती है। हर वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो दूसरी वस्तु को प्रभावित करती है। यानी कि आप एप्पल का, मान लो एप्पल का कंजम्पशन कर रहे हो और ऑरेंज का कंजम्पशन कर रहे हो, तो एप्पल की कंजम्पशन ऑरेंज को भी इफेक्ट करेगी, ऑरेंज की कंजम्पशन एप्पल को भी इफेक्ट करेगी। ऐसे ही अगर आप वीट भी कंज्यूम कर रहे हो, आप राइस भी कंज्यूम कर रहे हो, वीट की कंजम्पशन राइस को इफेक्ट करेगी, राइस की कंजम्पशन वीट को इफेक्ट करेगी। वस्तुएं स्वतंत्र नहीं होती क्योंकि हर वस्तु के मार्केट में सब्स्टिट्यूट मिल रहे होते हैं, वो एक दूसरे, उनकी उपयोगिता एक दूसरे को प्रभावित करती है। नेक्स्ट आया है, सीमांत उपयोगिता का अनुमान सभी अवस्थाओं में नहीं लगाया जा सकता। मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी एस्टिमेटेड इन ऑल कंडीशंस। आलोचकों ने यानी कि क्रिटिक्स ने आलोचना करते हुए कहा कि हम मार्जिनल यूटिलिटी को हर सिचुएशन में मेजर नहीं कर सकते। कैसे मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते? मान लो कोई एक वस्तु है, उसके कई पार्ट्स हैं, जैसे मान लो एक फ्रिज है, स्कूटर है, उसके कई पार्ट्स हैं। अगर उन सब पार्ट्स को हम अलग कर दें तो क्या हम हर पार्ट की मार्जिनल यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं? सीमांत उपयोगिता को मेज़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हर अलग पार्ट की अपने में कोई भी यूटिलिटी नहीं है। उन पार्ट्स की यूटिलिटी कब हमें महसूस होती है? जब हम उस पार्ट को स्कूटर में या फ्रिज में असेंबल कर देते हैं, उसको फ्रिज में लगा देते हैं, तो हमें उसकी यूटिलिटी पता चलती है कि इसके बिना फ्रिज नहीं चल सकता, इसके बिना स्कूटर नहीं चल सकता, तो उसकी यूटिलिटी हमें पता चलती है। अलग से तो उस पार्ट की अपने में कोई भी यूटिलिटी नहीं होती। तो आलोचकों ने आलोचना करते हुए कहा कि सीमांत उपयोगिता का अनुमान सभी अवस्थाओं में नहीं लगाया जा सकता। कौन सी अवस्थाएं हैं? जब हम जहाँ पर प्रोडक्ट की डिविजिबिलिटी होती है। कहाँ अनुमान नहीं लगाया जा सकता? जहाँ पर डिविजिबल प्रोडक्ट होते हैं। कहाँ अनुमान नहीं लगाया जा सकता? जहाँ डिविजिबल प्रोडक्ट होते हैं, उनके पार्ट्स अलग किए जा सकते हैं, वहाँ पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट आलोचना का पॉइंट आता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। आलोचकों ने आलोचना करते हुए कहा कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती है, जबकि यूटिलिटी एनालिसिस ये चैप्टर इस मान्यता के ऊपर आधारित है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहेगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल रिमेन कांस्टेंट, जबकि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट नहीं रहती। यानी कि अगर हमारे पास इनकम ज़्यादा है, हमारे लिए उसके मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। अगर हमारी इनकम कम है तो हमारे लिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती। इनकम बढ़ने पर यूटिलिटी कम हो जाती है, इनकम कम होने पर यूटिलिटी बढ़ जाती है। जबकि यूटिलिटी एनालिसिस का चैप्टर मुद्रा की मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता को कांस्टेंट मानता है, जो कि गलत है। नेक्स्ट आलोचना का पॉइंट है, उपभोक्ता को कंप्यूटर के समान माना जाता है। कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज ए कंप्यूटर। ये सिद्धांत तो उपभोक्ता को कंप्यूटर की तरह मानता है। कैसे कंप्यूटर की तरह मानता है? कि ये यूटिलिटी एनालिसिस इस मान्यता के ऊपर आधारित है कि उपभोक्ता जब भी किसी वस्तु का उपभोग करेगा तो वो उपभोग करते समय, कंज्यूम करते समय देखेगा कि किस वस्तु से उसको मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है। जिससे उसको मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, उस वस्तु का वो ज़्यादा कंजम्पशन करेगा। जिससे मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रही है, उसका कंजम्पशन वो कम करेगा। लेकिन एक्चुअल में हम दैनिक जीवन में प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं कि उपभोक्ता इतना हिसाबी नहीं होता। यानी कि उपभोक्ता इतना हिसाब किताब नहीं लगाता कि ये देखे कि इस वस्तु से मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, इसको हमें ज़्यादा कंज्यूम करना है, दूसरे से मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रही है, उसको कम कंज्यूम करना है। क्योंकि उपभोक्ता दिन प्रतिदिन जो भी वस्तुएं खरीदता है, वो वस्तुएं फैशन से भी प्रभावित होती हैं। कई बार फैशन में कोई वस्तु है लेकिन उसकी यूटिलिटी इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी उपभोक्ता उसको खरीदता है। तो वस्तु को खरीदते समय उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी नहीं देखता, वो तो सिर्फ फैशन देखता है। इसी तरह से उपभोक्ता तो केवल रीति रिवाज देखता है,
जो रीति रिवाज हैं उनको पूरा करने के लिए वस्तु खरीद लेता है, चाहे उसकी उपयोगिता कम हो। तो ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है, ये क्या करता है, उपभोक्ता को कंप्यूटर के समान मानता है कि उपभोक्ता पैसा खर्च करते समय हिसाब लगाता है कि किस वस्तु से उसको मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, उसके ऊपर कंज्यूम करना है, उस वस्तु को उपभोग करना है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आलोचना का पॉइंट आता है, गिफन विरोधाभास की अवस्था ग्रिफन विरोधाभास की व्याख्या नहीं करता। इट डज नॉट एक्सप्लेन गिफन गुड्स या गिफन पैराडॉक्स। ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है, ये गिफन वस्तुएं क्या होती है, वो वस्तुएं जो घटिया वस्तु होती हैं। जैसे हम देसी घी का प्रयोग करते हैं, देसी घी बढ़िया वस्तु है, और अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम डालडा घी का प्रयोग करेंगे, डालडा घी घटिया वस्तु है। इनकम बढ़ जाएगी तो हम डालडा घी अगर हम डालडा घी पहले प्रयोग कर रहे थे तो डालडा घी को छोड़कर हम देसी घी का प्रयोग करेंगे अगर हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तो डालडा घी हमारी क्या होगी, गिफन, यानी कि घटिया वस्तु। तो ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है, ये गिफन विरोधाभास की व्याख्या नहीं करता, गिफन वस्तुओं की व्याख्या नहीं करता कि इनकम बढ़ने पर हम घटिया वस्तुओं की मांग कम क्यों कर देते हैं। हमारे पैसे, हमारी इनकम बढ़ गई, फिर भी हम घटिया वस्तु की मांग कम कर रहे हैं। घटिया वस्तु है, उसकी कीमत भी कम है, लेकिन फिर भी हम उसकी मांग कम कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन्हीं घटिया वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, तो कीमत बढ़ने पर फिर हम इसकी मांग ज़्यादा कर देते हैं। और ऐसे सिचुएशन में जनरली क्या होता है, गिफन वस्तुओं की सिचुएशन में क्या होता है, जनरली क्या होता है कि ये मान लो हमारी क्वांटिटी है, ये हमारी प्राइस है, और जैसे कीमत बढ़ती है तो व्यक्ति कम वस्तु की मांग करता है, यानी कि डिमांड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ होती है। लेकिन गिफन वस्तुओं की सिचुएशन में कई बार हम देखते हैं कि डिमांड लाइन ऊपर से नीचे जाने की बजाय, ये क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस हो गया, तो ये डिमांड लाइन ऊपर से नीचे जाने की बजाय नीचे से ऊपर की जाती है। यानी कि कीमत बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है और क्वांटिटी बढ़ रही है। जनरली तो कीमत बढ़ने पर हम क्वांटिटी कम कर देते हैं। जैसे कीमत इतनी है, क्वांटिटी इतनी परचेज कर रहे हैं, कीमत कम होगी, क्वांटिटी बढ़ गई, कीमत कम होगी, क्वांटिटी कम कर दी हमने, कीमत कम होती जा रही है, क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं। यानी कि डिमांड कर्व जनरली ऊपर से नीचे की तरफ होता है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि डिमांड कर्व ऊपर से नीचे जाने की बजाय ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि कीमत बढ़ने पर भी लोग ज़्यादा मांग कर रहे हैं, कीमत इतनी है, इतनी मांग हो रही है, कीमत बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, कीमत बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। कीमत कम होने पर कई बार क्या होता है, उल्टा सिचुएशन होती है, कीमत कम होने पर डिमांड कम हो रही है, ये कम कीमत है, इतनी डिमांड हो रही है, कीमत ज़्यादा होने पर ज़्यादा डिमांड हो रही है। तो इस चीज़ की यूटिलिटी एनालिसिस व्याख्या नहीं करता, इसलिए भी इसकी आलोचना कर दी गई है। और जनरली कैसा होता है, जनरली ये गिफन गुड्स की सिचुएशन में ऐसा होता है कि जो डिमांड कर्व है ना, ये ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी कि कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। कई बार ऐसा भी होता है। ऐसा क्यों होता है, गिफन गुड्स की सिचुएशन में कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ रही है, ऐसा क्यों होता है, यूटिलिटी एनालिसिस इसकी व्याख्या नहीं करता। इसलिए यूटिलिटी एनालिसिस की इस पॉइंट को लेकर भी आलोचना की गई है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।